नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 25 में 2025 को है और उसके लिए जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता में किसकी बात होगी आशा की। और ये चर्चा में क्यों है और आपकी यूपीएससी की नजर इस पर क्यों हो सकती है, हम इस सारी चीजों को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के अगर यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप देखेंगे आशा। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि जैसे कि आशा गांव में जो होती हैं, आशा कार्यकर्ता मतलब एक स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं होती हैं हमें आशा प्रदान करती है हमारे गांव स्तर पर। जैसे हमारे गांव में कोई समस्या हो जाती है छोटी मोटी या कोई ऐसी चीज हो जाती है, मतलब हम आशाओं से संपर्क करते हैं और वो हमारी हेल्प भी करती हैं और वो हमारे साथ अस्पतालों तक जाती भी हैं, ट्रीटमेंट दिलवाती हैं हमें। तो देखिए उनका कितना योगदान है और ये आखिर क्यों बैठी हुई है यहाँ पर हड़ताल पर, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केरल में आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। मतलब जो केरल राज्य है, तो केरल राज्य में आशाओं ने क्या कर दिया है, धरना कर दिया है ना, धरना कर दिया है अनिश्चितकाल के लिए। अब क्यों किया है, देखिए इनकी मुख्य मांग है। देखिए इनकी मांग ये है कि हम जिस हिसाब से काम करते हैं ना उस हिसाब से हमारा वेतन अधिक होना चाहिए। कैसे, देखिए इनकी मांग है 21,000 मासिक वेतन मानदेय चाहिए इन्हें, 21,000 मानदेय। और इनका मानना यह है कि अगर जब हम सेवा से निवृत्त होते हैं, जब हमारा रिटायरमेंट होता है, तब हमको 5 लाख सेवानिवृत्त लाभ मिलना चाहिए, है ना। और हमें इसके साथ हमें अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये इनकी मांगे हैं। अब देखिए ये मांगे इनकी जायज है क्या, हम सारी चीज पढ़ेंगे इसमें। देखिए, आशा कार्यकर्ता है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनएचआरएम के तहत शुरू किया गया कार्यक्रम है। किसके तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनएचआरएम के तहत शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। तो अगर आपकी यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट ये बन जाए और अगर लिख के ये आ जाता है तो आप इससे, हमें उम्मीद है कि आप इसे सही कर देंगे। अभी देखिए, समुदाय की जो महिला है ना, समुदाय की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मतलब समुदाय की जो महिला जो भी स्वास्थ्यकर्ता जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में मदद करती है वो हमारी आशा होती है। वो हमारी क्या है, आशा है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, लेकिन गोवा को छोड़कर, गोवा में नहीं है ये। अगर आपकी यूपीएससी में अगर ये आ जाए स्टेटमेंट कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो आशा कार्यक्रम कार्यान्वित है, नीचे दे देगा कि जो भी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये आशा योजना कार्यान्वित है, लेकिन गोवा राज्य में नहीं है। तो अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि इसमें पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है ना, पूछ सकता है ऐसे। अब देखिए, प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 1,000 लोगों की सेवा करती है। कितने, 1,000 लोगों की। मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि मतलब ज्यादातर गांव 1,000 आबादी के होते हैं। किसी गांव में 500 आबादी है, किसी में 1,000 आबादी है, किसी में 1,500, किसी में 200, है ना, 2,000 आबादी है। तो मतलब ये काम जो करती है 1,000 लोगों की आबादी पर ये काम करती है। बड़ा गांव है तो 2 रख दी जाएंगी, एक है तो अपना एक से काम चल रहा है ना। अब देखिए, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और दवा किट प्रदान की जाती है। मतलब जो भी कोई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा होता है, मतलब कोई भी परेशानी आ गई, मतलब मान चलो अभी कोविड-19 हुआ था या HUMP वायरस हुआ था अभी, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वहाँ के स्वास्थ्य जो भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी, उनसे सूचना आशा के पास होती है। और आशा जो भी समुदाय क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको ये अपनी आशा उनको ट्रेनिंग देती है कि हमें इसके लिए ये काम करना है और हमें आपस में दूरी बनाकर रखना है और इसके लिए हमें ये एंटीबायोटिक दवाई खानी है। जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम अपने जो भी ये बीमारी है जो चल रही है इससे हमें अपने निदान यानी इससे हम रोकथाम कर सकते हैं।
और ये दवा की किट प्रदान करती है ना, जिसमें आप देखेंगे इसमें सिर दर्द की टेबलेट हो गई, या इसमें जिसमें वूमिटिंग होती है ना, उसकी टेबलेट हो गई, या मतलब पेट दर्द की टेबलेट हो गई, या जैसे मतलब कहीं कट फट जाते तो उसकी जो भी ट्यूब वगैरह उसमें मरम पट्टी होती है उसकी किट हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों क्या करती है, ये हमें आशा प्रदान करती है। अब देखिए आशा कार्यकर्ता के कार्य देखिए, सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका काम है। मतलब सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसी का काम है। मतलब सबसे पहले जो भी छोटी मोटी सेवा होती है स्वास्थ्य संबंधित सबसे पहले यही काम करती है। स्वास्थ्य दवाइयों स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इसी का काम है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना इसी का काम है। मतलब समुदाय में क्या करती है, ये स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको बताती है ना। अब देखिए महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना इसके काम है। स्वस्थ जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना इसी का काम है। मतलब ये स्वस्थ जीवन शैली को कैसे प्रोत्साहन कर सकती है, बोलेगी कि देखो हमें ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, अगर ये चीज खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हम अपना शुद्ध भोजन खाएं, हमें ऐसी टेबलेट खानी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी चीज कौन करती है, ये आशा करती है। अब देखिए आगे इनका चयन कैसे होता है और इनके कौन कौन से मानदंड है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि स्थानीय निवासी महिला होनी चाहिए। मतलब जिस गांव की आशा है वो उसी गांव की होनी चाहिए, जो गांव है उसी गांव की आशा होनी चाहिए, उसी गांव में कार्य करने के लिए। और वो महिला विवाहित हो या विधवा हो या तलाकशुदा महिला हो, ये हो सकती है। इनकी उम्र 25 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आशाओं की, जो भर्ती होती है उनकी। और इनकी योग्यता 8वीं पास हो, या फिर इससे संभव हो तो आप देखेंगे 10वीं पास हो तो भी सही है, मतलब चलेगा फिर भी। अब देखिए शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि झुग्गी या कमजोर वर्ग की निवासी होनी चाहिए। मतलब जो भी आप देखते हैं ना, लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो अगर वहाँ की है या फिर कोई कमजोर वर्ग है, मतलब है ना, तो वो जो महिला है तो वो आशा के लिए योग्य है। अच्छे संचार और नेतृत्व कौशल होना चाहिए। मतलब अपनी बातों को सही ढंग से रख सकें, लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, मतलब कोई भी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा हो उसके बारे में बता सकें, है ना, उनको जागरूक कर सकें, ये काम आना चाहिए। राज्यों को चयन मानदंडों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार छूट देने की स्वतंत्रता, ये इसका मानदंड है ना। अब देखिए मानदेय और प्रोत्साहन, क्या मानदेय होना चाहिए, है ना। देखिए आशा कार्यकर्ता स्वैच्छिक कार्यकर्ता मानी जाती है। कैसी स्वैच्छिक। अब देखिए राज्यों के अनुसार 2000 से 7000 मासिक आय। मतलब किसी राज्य में तो इनकी इनकम 7000 रुपए, किसी राज्य में 2000 रुपए, किसी राज्य में 5000 रुपए, कोई राज्य इनको 3000 रुपए देता है। तो ये अलग अलग राज्य का अलग नियम है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन, जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके तहत क्या मिलता है इनको, उनके तहत इनको अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक विपणन, गर्भ निरोधक, सैनिटरी नैपकिन आदि से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं, मतलब आपने कभी सोचा हो कि जैसे कि गांव में किसी महिला की डिलीवरी अगर होती है तो आशा उनके साथ जाती है ना हॉस्पिटल में, तो उनको मतलब डॉक्टर संपर्क करती हैं, मतलब एक तरह से उनकी पूरी देखभाल केयर वही करती हैं आशा लोग, है ना, वही करते हैं। तो मतलब उनका काम अच्छा है ना, काम बढ़िया करती है वो। मतलब उनका थोड़ा पर्सनल देखभाल, मतलब जो मरीज है, जो पेशेंट है, उनकी एक तरह से पर्सनल तरीके से वो देखभाल करती हैं और डॉक्टर से बातचीत करती हैं ना, उनकी दिक्कत बताती हैं। तो इस ये काम करते समय क्या होता है, उनको उनको एक अतिरिक्त इनकम मिल जाती है। अब देखिए कार्य संरचना इस प्रकार है कि उनकी आजीविका में बाधा ना आए। क्या है, कार्य संरचना इस प्रकार है कि उनकी आजीविका में बाधा ना आए। मतलब ये कि जो भी उनका डेली का काम होता है ना, वो डेली काम करती है ना, और उसके साथ साथ अपना ये आशा वाला काम करती हैं। तो ये उनका है, उन्हें निष्पक्ष प्रदर्शन आधारित भुगतान दिया जाता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। किसकी, स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। बात सही है भाई, सबसे पहले यही तो जोड़ने काम करती हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी को दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है गांव स्तर पर, या किसी व्यक्ति को, या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, अगर उसको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले गांव का व्यक्ति आशा संपर्क करता है। अगर दिक्कत ज्यादा होती है तो उसको ये आशा उनके साथ हॉस्पिटल लेकर उनको जाती है, आशा जो कार्यकर्ता होते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक रीढ़ है ना, क्या है, रीढ़ है स्वास्थ्य की।
उनके योगदान को देखते हुए उचित वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। इनका इतना योगदान है तो उनको एक उचित वेतन और इनकी उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार को आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकालना चाहिए। तो ये इन्होंने निष्कर्ष दिया है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए। तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।